स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है सोशल साइंस का जो एग्जाम होगा 20 मार्च को दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें दोस्तों टोटल 19 प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, उसका हम लोग जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहे और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो होने वाला 20 मार्च का सामाजिक विज्ञान को दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो उत्तर पुस्तिका सेम इसी प्रकार का रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पंजीयन संख्या पंजीयन वर्ष भरना सिखाऊंगा, सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी भरना है। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर पंजीयन संख्या। ठीक है, पंजीयन संख्या कहाँ मिलेगा, तो ये सभी दोस्तों आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, जो 2023 में जो आपके एडमिट कार्ड आया, जैसे कि दोस्तों मैं आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ बताऊंगा उत्तर पुस्तिका को किस तरह से भरना, और सभी 1900 क्वेश्चंस को दिखाने वाला हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों यह रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम लोग कहते हैं पंजीयन संख्या, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखने को मिलेगा सेम इसी प्रकार का आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड में यहाँ पर अलग रहेगा, इसका अलग है, इस तरह का आपका नहीं रहेगा। ठीक है, आपका जो नंबर है वो अलग रहेगा। ठीक है, देखिए इसका जो पंजीयन संख्या ये 23-004। ठीक है, 00596 और 21 इस प्रकार से इसका पंजीयन संख्या हो गया। पंजीयन वर्ष दोस्तों आपका किस बार पंजीयन वर्ष हुआ था, ठीक है, वो आप भर लीजिएगा। इसका दोस्तों 2021 में मैं पूछा था, इसे 2021 यहाँ पर भर लिया। रोल कोड कहाँ मिलेगा दोस्तों, और रोल नंबर, तो रोल कोड और रोल नंबर दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है सबसे पहले रोल कोड है, सबसे पहले उसके बाद रोल नंबर है, उसके बाद पंजीयन संख्या, तो रोल कोड रोल नंबर यहाँ मिला है। ठीक है, इसको हम लोग भर लेते हैं सबसे पहले। सेम इसी प्रकार से दोस्तों उत्तर पुस्तिका को भरना, और अगर सभी क्वेश्चंस याद है और उत्तर पुस्तिका भरने नहीं आता दोस्तों, तो आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग चला जाएगा। ठीक है, तो रोल नंबर है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले रोल कोड इसका है 23-004। ठीक है, ये भरा गया। रोल नंबर है दोस्तों इसका 00, ठीक है, 66। एकदम जो अच्छा है एकदम साफ साफ लिखिएगा, ताकि जो है एग्जामिनर को लगे कि आपका जो है यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका ये अच्छा तरह से भरा हुआ। ठीक है, लिपि में दोस्तों सभी को एक चीज है, यानी कॉमन यहाँ पर भरना है। क्या भरना है, तो देवनागरी भरना है। ठीक है, देवनागरी जिस प्रकार से लिखे इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए देवनागरी का मतलब क्या होता है कि आपका जो शरीर ये फिटफाट है, कुछ तरह से गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों तिथि, तो सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का एग्जाम कब होगा, तो 20 मार्च को, 20 मार्च को होगा। ठीक है, तो तिथि यहाँ लिखा गया, तो 20 मार्च लिख देते हैं। 20 मार्च का कितना महीना होता है दोस्तों, यानी तीसरा महीना में होता है, तो तीसरे यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और 2023। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका दोस्तों आपका क्लियर भरा गया, जिसके कारण यहीं से आपका जो है रिजल्ट बनता है कि यहाँ पर जिसका रोल नंबर रोल कोड गलत रहता है उसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 19 प्रश्नों को हम लोग सोल्व करते हैं, और अभी तक जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको सेक्शंस ए, ठीक है, यानी कि खंड ए है दोस्तों। खंड ए में टोटल प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ 1 से 7 तक का प्रश्न रहेगा। ठीक है, टोटल 7 प्रश्न रहेगा दोस्तों, जो कि प्रत्येक दोस्तों 2 अंक का है, और इनमें से किसी दोस्तों 5 को प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, 7 में से 5 का जवाब दीजिएगा, प्रत्येक 2 अंक का प्रश्न, तो 2 गुने दोस्तों 5 आपका 10 नंबर आपका जो है खंड यानी कि सेक्शंस ए में आपको पक्का। ठीक है, चलिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कहता है, जैसे कि क्वेश्चंस भी दोस्तों क्वेश्चंस नंबर 1 to 7 कैरीज 2 मार्क्स ईच, आंसर एनी 5 डू दिस क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब कहता है दोस्तों सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, इसको नोट जल्द से जल्द कर लीजिएगा और याद करके जाएगा दोस्तों। सेम इस प्रकार का क्वेश्चन सबको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला, कब, तो 20 मार्च को। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के पेपर में। ठीक है, कहता है इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है। ठीक है, इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है। इंडो चाइना इज मेड अप ऑफ, ठीक है, विच कंट्रीज। देखिए इंडो चाइना दोस्तों, इंडो चाइना वियतनाम, लाहौस और कंबोडिया से मिलकर बना है। इंडो चाइना वियतनाम, ठीक है, वियतनाम हो गया, लाहौस हो गया, और कंबोडिया से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि कंफ्यूशियस कौन था। ठीक है, कंफ्यूशियस दोस्तों, कंफ्यूशियस कौन था दोस्तों, आपको बताना है। हु आज कंफ्यूशियस, देखिए तो कंफ्यूशियस दोस्तों एक चीन का एक नागरिक था। कंफ्यूशियस चीन का एक नागरिक था, जो भगवान महावीर और बुद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, कंफ्यूशियस चीन का एक नागरिक था, जो भगवान बुद्ध, ठीक है, भगवान महावीर और बुद्ध को क्या, बुद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो बैंक का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ बैंक। ठीक है, तो बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंपनियों तथा व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है, जनता के जमा, ठीक है, जनता के जमा को अपने पास विभिन्न खातों में रखता है।
कहने का मतलब दोस्तों बैंक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो आप जो बैंक में अपना पैसा को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, रखते हैं, तो बैंक है उसको वापसी दिलाने का ये क्या होता है, उस पर क्या कहता है, विश्वास रखता है। यानी कि जब आप बैंक में 50,000 जमा करते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बैंक का कार्य होता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण बताएं। औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 को मानवीय कारण बताना जिसके कारण से औद्योगिक अवस्थी प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या देखना है। तो देखिए, तो इसका उत्तर लिखिएगा, औद्योगिक की अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित है। क्या क्या है, तो पहला है दोस्तों पूंजी। तो पूंजी में क्या है, कैसे होगा, तो पूंजी जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, दिल्ली, चेन्नई बड़े औद्योगिक केंद्र है, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति इन शहरों में रहते हैं, ठीक है। जो पूंजी के कारण दोस्तों क्या होता है, तो औद्योगिक अवस्थी प्रभावित होता है, जी की जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब क्या बड़े औद्योगिक केंद्र है, जहां पर क्या होता है, तो बड़े बड़े पूंजीपति रहते हैं और इन शहरों में बसते हैं, ठीक है। 2 नंबर, यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको सड़क और रेल मार्ग का उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। सड़क और रेल मार्गों का उद्योगों के विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा में दोस्तों लिख लीजिएगा सरकारी नीतियां। तो सरकारी प्रोत्साहन का उद्योगों की स्थापना में विशेष स्थान है, ठीक है। सरकारी प्रोत्साहन का उद्योगों की स्थापना में विशेष स्थान है। चलिए अभी हम लोग 4 को देखें, अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर क्या कहता है कि भारत में सौर ऊर्जा का, ठीक है, सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे। भारत में दोस्तों सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे आपको बताना, ठीक है। उत्तर में लिखिएगा कि उत्तर भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य, ठीक है, या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल है, ठीक है। कैसे, पहला कारण कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां अधिक गर्मी होती है, ठीक है। 2 नंबर, सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। तीसरा में लिख दीजिएगा कि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है, जहां जो जिस देश का दोस्तों अगर उसका जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय रहे या अधिक गर्मी क्षेत्र वाला जलवायु रहे, तो वहां पर सौर ऊर्जा का उज्जवल यानी कि भविष्य उज्जवल का सामना यानी कि उज्जवल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वहां पर अगर जो है गर्म जलवायु, तो वहां पर क्या होता है, सौर ऊर्जा से रोशनी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सौर ऊर्जा, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्या कहता है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, ठीक है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, उत्तर में लिखिएगा, देखिए विच इज वाई इज मनी कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। देखिए तो मुद्रा की सहायता से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहते हैं। तो मुद्रा के सहायता से दोस्तों आप किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, जिसके कारण क्या मुद्रा का होना आवश्यक है। तो इसलिए मुद्रा का जो है आपका क्या होता है, मुद्रा का विनिमय का माध्यम कहते हैं किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए, ठीक है। इसलिए चलिए अब ये रहा दोस्तों वेरी शॉर्ट यानी कि खंड ए का दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है, जिसमें दोस्तों 7 को था, आपको टोटल लिखा 5 को का ही जवाब देना था, ठीक है। कहता वैश्वीकरण क्या है, तो दोस्तों वैश्वीकरण क्या है, तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के, ठीक है, परस्पर जुड़ाव को क्या कहता है, वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये 7 प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन बी को, ठीक है। सेक्शन बी में दोस्तों आपको क्या रहेगा, तो यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। सेक्शन बी में दोस्तों कहता है प्रश्न संख्या 8 से 14 तक प्रत्येक 3 अंक का दोस्तों प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 8 से 14 में 3 को यहाँ पर कितना, तो 3 अंकीय प्रश्न है, जिसमें से 5 को का सही जवाब देना, टोटल इसमें भी 7 को पूछा है, ठीक है। और 15 नंबर आपका सेक्शन बी में पक्का, ठीक है। कहता प्रश्न दोस्तों 8 नंबर की सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। तो सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी देना है। चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर में लिखना क्या लिखना है कि सामाजिक विभाजन के राजनीति को प्रभावित करने के 2 उदाहरण निम्नलिखित है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, निम्नलिखित है। चलिए क्या क्या है, पहला तो राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन की बात करते हैं और विभिन्न समुदायों से अलग अलग वायदे करते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल क्या कहता है, सामाजिक विभाजन की बात करता है, ठीक है, विभाजन होना चाहिए, लेकिन जो विभिन्न समुदायों से क्या कहता है, अलग अलग वायदे भी रखता है, ठीक है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं और विभिन्न समुदाय की उचित मांग और जरूरत को पूरा करने में नीति भी क्या करता, करने वाले नीतियों को भी बनाता कौन, तो राजनीतिक दल, ठीक है। अब 2 नंबर का पॉइंट कि अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन मतदान को प्रभावित करता है। अधिकांश देशों में क्या सामाजिक विभाजन किसको प्रभावित करता है, तो मतदान को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि सामाजिक विभाजन हो गया दोस्तों, तो उस धर्म का लोग उसी का वोट देगा जिसका धर्म वो वहां पर होगा, ठीक है।
और नेक्स्ट है कि समुदाय के, ठीक है, समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक समुदाय पर ही ध्यान देता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि वियतनाम के केवल, ठीक है, वियतनाम क्या बोलता है, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी स्कूल पढ़ाई की परीक्षा सफलतापूर्वक कर पाते हैं, व्याख्या करें। आखिर के क्या कारण, व्याख्या, ठीक है। देखिए उत्तर में लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है कि वियतनाम में शिक्षा काफी महंगी है, वियतनाम में शिक्षा काफी महंगी है, इसलिए गरीब अपने बच्चों को फीस देकर नहीं पढ़ा सकते थे। वियतनाम में शिक्षा काफी महंगा है, जिसके कारण गरीब लोग हैं दोस्तों, अपने बच्चों को क्या फीस देकर, यानी कि पैसा देकर पढ़ा नहीं पाते थे, ठीक है। आप तो सरकारी में पढ़ते तो आपको तो फीस लगता होगा 50,000 कुछ न, यानी कि सरकारी में दोस्तों आपका अगर +2 स्कूल में पढ़ते तो आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, 30 रुपये प्रति माह या आपको 50 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। चलिए काफी संख्या में वियतनामी छात्रों को क्या कहता, परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था, ठीक है। इसलिए वहां 1/3 विद्यार्थी स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक करते थे, ठीक है। चलिए इस तरह से उत्तर को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां का शिक्षा काफी महंगा था, गरीब अपने बच्चों को शिक्षा यानी कि फीस देकर नहीं पढ़ा पाते थे। काफी संख्या में वियतनामी छात्रों को क्या कहता, पढ़ाई में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था, इसलिए 1/3 विद्यार्थी वहां पर परीक्षा में क्या होता है, सफलतापूर्वक की जाती है स्कूल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण बताइए, ठीक है। 2 उदाहरण बताना है दोस्तों आपको, ठीक है, 2 उदाहरण बताना है, जिसमें से क्या बोलता है, इतिहास से 2 उदाहरण बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहला देखे तो यातायात के विभिन्न साधनों जैसे, ठीक है, यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बड़े आकार के जलपातों द्वारा अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर तक ले जाकर बाजार में क्या कम लागत पर आसानी से पहुंचाना आसान हो गया। 2 उदाहरण बताना है, जिसमें से आपको कहना है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी को प्रभाव डालता है, ये इतिहास से लेना। तो पहला जो कहता है दोस्तों, यातायात के विभिन्न साधनों जैसे क्या होता है, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बड़े कार के जलपोतों द्वारा क्या होता, अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर तक ले जा सकता है और कम लागतों पर आसानी से पहुंचाया जाना हो सकता है। चलिए ठीक है, और इसका दूसरा हम लोग पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर में लिखिएगा दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त, ठीक है, जहाजों के कारण अब जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे कि दोस्तों मांस हो गया, फल हो गया आदि को लंबी यात्राओं में क्या तो ले जाया जाता है, ठीक है, लंबी यात्राओं में ले जाया जाता है, ठीक है, ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 2 उदाहरण लोग देख लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है। तो 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है। और जो लाइक नहीं किया अभी तक, ठीक है, लाइक कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को, ठीक है। और चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहते हैं दोस्तों, ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार को, ठीक है, अपना कारोबार स्थापित करती है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। और यह कंपनियां अपने देश के अलावा और भी बहुत सारे देशों में क्या करता है, वस्तुएं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है। यह जो कंपनियां है दोस्तों क्या करता है, तो अपने देश के अलावा और भी देशों में अपने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जिसके कारण क्या होता है, तो इनका संपत्ति इन कंपनियों का अपना जो देश के अलावा और भी देश में क्या होता है, संपत्ति होता है। दूसरे देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगा तो अपना देश या अन्य देश में इसका संपत्ति होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखे, ठीक है, कमेंट लिखना, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखना। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको बारे में, ठीक है, क्या क्या बारे क्या था, तो साइमन कमीशन क्या क्या हुआ था, ठीक है। देखिए 1919 का भारत में सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था लागू की गई थी कि 10 वर्ष के बाद ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात का जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन सा परिवर्तन संभव है। 1919 के भारत सरकार में, ठीक है, क्या एक अधिनियम व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें दोस्तों 10 वर्ष के बाद एक ऐसा योग का नियुक्त किया जाना था जो इस बात का जांच करेगा, क्या जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन सा परिवर्तन या दबाव जो बदला है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता, अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या किया, तो इस अधिनियम से, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन, ठीक है, सर यहाँ पर जॉन लिख दीजिए, ठीक है, जॉन नहीं जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की,
ठीक है। और इसके सभी जो 7 वो सदस्य दोस्तों ये अंग्रेज थे। इसमें से किसी प्रकार का जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। देखिए जैसे कि लिखा है, इस कमीशन में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण यह भी कारण था कि भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था, ठीक है। और आपको पूछता है, क्या पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो देखिए जैसे कि बोलना है कि 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचने पर, मुंबई कहाँ है तो भारत में, ठीक है। तो इसलिए तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत हड़ताल से हुआ दोस्तों, हड़ताल प्रदर्शन और काले झंडों से हुआ तथा साइमन वापस जाओ नारे लगाए गए थे, ठीक है। इस प्रकार से साइमन कमीशन पर हम लोग टिप्पणी लिख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई, ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण, ठीक है, तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, तो क्या आप इससे सहमत है, तो अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी दीजिए, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विकास हो रहा है दोस्तों, इसमें क्या तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि नहीं, इसके बारे में क्या आप कहते हैं उसको आपको लिखना है, ठीक है। देखिए तो तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कैसे निभाता है, तो मैं उपयुक्त कथन से, ठीक है, मैं उपयुक्त कथा या बोले या कथन बोले, कथन भी लिख सकते हैं या कथा, ठीक है, यहाँ कथन लिख दीजिए, ठीक है। कथन से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। क्यों दोस्तों, अगर तृतीय क्षेत्र नहीं हो, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र होगा, उसके बिना दोस्तों किसी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता, ठीक है। इसमें तृतीय क्षेत्र का होना आवश्यक है। और ये गतिविधियां सौदा वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, जैसे कि आपको भी पता है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र सेवा प्रदान करता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करता है। ये होता है दोस्तों इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर को, और जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। कहता है प्रश्न 14 नंबर दोस्तों कि क्या कहता है कि G77 की स्थापना क्यों की गई, ठीक है। G77 की दोस्तों स्थापना ये क्यों की गई थी, वाई वाज G77 इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। देखिए तो उत्तर में लिख रहा है कि G77 का मुख्य उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना और जिससे उन्हें आर्थिक विकास में क्या मिले, तो सहायता मिल सके। तो G77 का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो संसाधन था, इस पर क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना और उनसे अपने आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चे दाम का सही दाम मिल सके, ठीक है, कच्चे माल का सही दाम मिल सके, तथा अपने तैयार मालों को ठीक है क्या कर, तो तैयार मालों को यहाँ को विकसित, ठीक है, तैयार मालों को, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर लिखने में गलत हो गया, तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों G77 का स्थापना किया गया था, ठीक है, अच्छी पहुंच मिल सके, जो इसका माल का जो उत्पादन होता है ये विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छा पहुंच मिल सके, ठीक है, और कच्चा माल का सही दाम मिल सके, चलिए, और आर्थिक विकास में सहायता मिले। तो ये रहा दोस्तों 8 से लेकर 14 तक का प्रश्न, जो कि आपका सेक्शन बी का था। तो सेक्शन बी पूरी तरह से समाप्त हुआ, और लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट करके अपने ग्रुप मेंबर में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब सेक्शन सी की तरफ हम लोग दोस्तों चलते हैं। तो सेक्शन सी कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 15 से 19 तक का प्रत्येक 5 अंक है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना। 15 से जो 19 तक का प्रश्न रहेगा दोस्तों आपको पता है ये 5 अंक का प्रश्न है, इनमें से 3 को प्रश्न का सही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देते हैं, ठीक है, और ये आपका 15 नंबर का, ठीक है, एक प्रश्न पर 5 नंबर। देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 15 कहता क्या कहता है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं, और G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों का प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। सबसे पहले आपको बताना है कि G77 आप इसके G77 से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए तो G77 दोस्तों विकासशील देशों का एक समूह होता है। G77 विकासशील देशों का समूह होता है। ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में IMF नाम याद रखिएगा, ठीक है, IMF और IBRD जिसको विश्व बैंक कहते हैं, इसका क्या हुआ तो जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि IMF और ठीक है IBRD पर केवल कुछ शक्तिशाली देशों का दबदबा रहता था, और इसलिए उनसे विकासशील देशों का कोई विशेष लाभ ना हुआ, ठीक है। किस लिए लाभ ना हुआ था दोस्तों, क्योंकि जो G77 में IMF और IBRO का जो जन्म हुआ था, जिसको हम लोग ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहते हैं, और जिसके कारण दोस्तों जो IMF और IBRD है ये केवल कुछ शक्तिशाली देशों का दबदबा में था,
जिसके कारण विकासशील देशों से इसका कोई लाभ ना हुआ, और इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की जो प्रतिक्रिया है के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों के ने कई आर्थिक प्रणाली की मांग की ताकि उन्हें अपने आर्थिक उद्देश्य जो है पूरे हो सके। क्या क्या मांग किया, दो उदाहरण लिख दीजिएगा। नंबर अच्छा खासा यानी कि 5 में 5 मिल जाएगा ये, ठीक है। कता देखिए उदाहरण में उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके। अभी हम लोग देखे थे G77 से क्या स्थापना क्यों गई, बस वही वाला यहाँ पर छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया आपको बताना है। देखिए लिखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों निम्नलिखित उपाय किए, जिसका निम्नलिखित कारण नीचे दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको 3 को टोटल कारण लिख दीजिएगा, नंबर अच्छा खासा यानी कि 5 में 5, ठीक है। देखिए पहला लिखना है उसने प्रतिस्पर्धा को क्या किया है तो खत्म कर दिया और लागतों पर अंकुश रखने वाले कपास और रेशम के बने चीजों का नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन किया और नियंत्रण की क्या क्या एक नई व्यवस्था लागू की, ठीक है, एक नई व्यवस्था लागू की। ये भी हम लोग पहला पॉइंट देखे। चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसका हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट से दोस्तों 2 नंबर इसका पॉइंट में क्या लिखना है कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट, ठीक है, यानी कि जो कंपनी में जो कपड़ा का व्यापार किया था दोस्तों क्या क्या सक्रिय व्यापारों को दलालों से पूरा खत्म कर दिया है, खत्म करने तथा बुनकरों पर दोस्तों ज्यादा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश का, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा पॉइंट। तीसरा में लिखना है कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ा की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किया था, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। और आपको प्रश्न में बहुत अच्छा प्रश्न ये हो गया, यानी गुमशुदा दोस्तों ये क्या क्यों कहा जाता है, तो कंपनी ने बुनकरों जो बुनकरों था दोस्तों जो माल का इकट्ठा करता था गुणवत्ता जांचने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किया, जिसे हम लोग गुमशुदा कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी दोस्तों हम लोग 16 प्रश्न को देखे दोस्तों, और लाइक नहीं किया दोस्तों, यहाँ तक पहुंच कर लाइक नहीं किया दोस्तों तो फिर तो बेकार का वीडियो देख रहे दोस्तों। देखो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको भी कुछ सहयोग और मुझे भी कुछ सहयोग मिल सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूरी है दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 17, एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताइए और इसे उगने के लिए भौगोलिक अनुकूल परिस्थितियों का विवरण कीजिए। तो महत्वपूर्ण पेय फसल, पेय माने क्या, पीने वाला, तो आप सुबह उठकर क्या पीते सर जी, चाय पीते, ठीक है। चलिए हम लोग चाय को हम लोग यहाँ पर ले लेते, ठीक है। देखिए लिखना है कि चाय जो ये पेय फसल है और इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है, जिसको हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। नीचे क्या क्या लिखे हैं, तो पहला में लिखे हैं दोस्तों कि जो चाय की जो खेती है इसकी जो कृषि है तो लेटेराइट मिट्टी वाले ढालू भूमि उत्तम होती है। जब भी चाय का खेती कीजिएगा तो यहाँ पर लेटेराइट मृदा होना चाहिए यानी मिट्टी होना चाहिए, और ढालू मृदा यानी ऐसी तरह होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सीधा समांतर नहीं होना चाहिए, ढालू होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा, इसके लिए दोस्तों कुशल एवं सस्ते श्रमिकों का आवश्यकता होता है, ठीक है, कोई भी जरूरत की काम नहीं है, ठीक है। चलिए कुशल और सस्ता श्रमिकों। तीसरा, इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होना चाहिए। जब भी चाय का खेती कीजिएगा तो 20 से 30 डिग्री तक दोस्तों तापमान इसका होना चाहिए। और वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त तो होती है। और दोस्तों थोड़ा सा पॉइंट और को बढ़ा दीजिएगा तो ताकि एग्जामिनर का जो सारा ध्यान है यहाँ पर आकर्षित हो, और 5 में 5 आपका नंबर को फुल दे दे, ठीक है। क्या लिख देना है कि सर जो चाय के जो 4 प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो पहला देखे तो असम, दूसरा देखे तो पश्चिम बंगाल, तीसरा देखे तो तमिलनाडु और चौथा तो केरल, ठीक है। तो ये सभी आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यानी कि असम में, बंगाल में, तमिलनाडु और केरल में आपका चाय के उत्पादक का मुख्य राज्य है जो कि अच्छी तरह से होता है, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर क्या कहता है दोस्तों, पढ़िएगा तो कहता है एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। एक अर्थव्यवस्था में दोस्तों मुद्रा की क्या भूमिका होती है उसको आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के बहुत ही क्या, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका निम्न प्रकार से, जिसको हम लोग दोस्तों पॉइंट वाइज लिखेंगे। अगर दोस्तों एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखते हैं दोस्तों बहुत अच्छा नंबर, अच्छा खासा यानी कि पूरा एकदम टोटल का टोटल नंबर मिलने वाला है।
चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग जल्दी से देखते हैं। जो लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक का बटन ठोक के, सब्सक्राइब का बटन ठोक के, बेल आइकन को प्रेस करके, और क्या करना है, वीडियो को पूरा देख लीजिए, देखिए लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ता है 18 नंबर उसका उत्तर को। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे हम लोग कि मुद्रा आवश्यकताएं की दोहरे संयोग की समस्याओं को आसानी से सुलझाती है। जब तक मुद्रा नहीं होता था क्या आप किसी वस्तु को खरीद सकते हैं? नहीं सर, इसलिए मुद्रा आवश्यकता दोहरे की संयोग को समस्याओं को आसानी से सुलझा देता है। ठीक है, 2 नंबर, मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, तीसरा, मुद्रा लेन देन की सुविधा को सुविधाजनक बनाती है, यानी किसी भी चीज को लेना है या देना है, मुद्रा की सहायता से हम उसको ले या दे सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट, मुद्रा की सहायता से हम किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। जब तक मुद्रा नहीं है तो किसी वस्तु को ना खरीदेंगे ना ही बेच सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 5वां, मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर 6 दोस्तों, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक, 6 नंबर, क्या लिखना है कि मुद्रा की, ठीक है सर जी, मुद्रा की क्या, मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तु को खरीद कर दूसरे स्थान पर आसानी से बेचा जा सकता है। ठीक है, ये होगा 6ठा पॉइंट। 7वां लिखना है कि बजट निर्माण में मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर हम उसे माप सकते हैं। ठीक है, मुद्रा के आधार पर आप किसी भी वस्तु को माप सकते हैं कि किसका मूल्य ज्यादा है। सोना चांदी का किसके आधार पर मापते हैं? मुद्रा के। ठीक है, किलो तो सभी, 1 किलो सोना 1 किलो चांदी, सर दोनों तो किलो में बराबर है, तो इसको मापिया कैसे कि इस पर सस्ता है क्या महंगा? सर मुद्रा, सोना महंगा चांदी सस्ता। ठीक है, चलिए 8 नंबर, कि क्या राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की अहम भूमिका होती है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। ठीक है, और 9 नंबर, ठीक है, देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यानी अहम भूमिका होती है। ठीक है, और जो लाइक नहीं किया दोस्तों वो लाइक कर लीजिएगा। और पता है दोस्तों कि आपका 19 नंबर का जो प्रश्न है, ये एक दोस्तों आपका क्या है, तो मैप से संबंधित प्रश्न दोस्तों, और मैप का जो प्रश्न है आपको इंड स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, वहां क्लिक कर लीजिए दोस्तों। मैं वहां अच्छी तरह से बताया हूं, पेंसिल पे नोट करके यानी पेंसिल से बनाकर दोस्तों, तो वहां से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आज का ये वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलेंगे हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में।